अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं अब आपको पढ़ाने लगी हूँ एक नया पॉल्यूटेंट जिसके बारे में हमने बात करनी है। वो कौन सा है? वो है सल्फर और उसके कंपाउंड्स। सल्फर और उसके कंपाउंड्स के हमने बात करनी है कि सोर्सेज क्या क्या है, साथ ही साथ हमने ये देखना है कि उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पे। हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस साथ साथ हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं हमारे नेक्स्ट क्लास ऑफ पॉल्यूटेंट्स की, जो कि आ जाते हैं हमारे पास सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है, सल्फर कंपाउंड्स भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा जो पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं ना, वो डेंजरस होते हैं। वैसे तो जो भी चीज़ पॉल्यूशन बनेगी वो डेंजरस ही होगी, वो ऑलरेडी हमें पता है। अब ये जो सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनकी भी जब आपने बात करनी है, क्योंकि ये भी पॉल्यूटेंट्स है, तो जब इनकी बात करनी है तब भी आपने सबसे पहले देखना है कि इनका सोर्स क्या है और फिर आपने देखना है कि इफेक्ट्स क्या है। तीसरी चीज़ आपको पता है, मैंने आपको बताई थी कि आपने ये भी देखना है कि इनको रिमूव कैसे करना है इन्वायरमेंट में से। लेकिन रिमूवल की बात हम ज़रूर करेंगे। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता हो कि इनके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, सोर्सेज की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स में एज इट इज़ बना लें, क्योंकि अगर आपको ये आता होगा तो आपको सल्फर की जो पूरी स्टोरी है वो एज इट इज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ये भूलना नहीं कभी भी कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आपके पास सल्फर प्रेजेंट होता है। अब आपके माइंड में आना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, क्योंकि हमने बहुत दफा डिस्कस किए हैं। तो आपको पता है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, ये सारे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब ये आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं और जब इनके अंदर सल्फर प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है इनके अंदर से वो निकलेगा भी सही। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा आपके पास सबसे पहले समझ आ गया कि फॉसिल्स के अंदर सल्फर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इसके फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और ये बात हम सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। हमने ये भी देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपके पास फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है वो बहुत सारी डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है, जिसकी मेजर रीजन क्या है, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन ये वाला क्योंकि चीप सोर्स था, इजीली अवेलेबल था, इसी वजह से इसको इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रेफर किया। लेकिन क्योंकि अब बाद में पता लगा कि इसके भी बड़े नुकसानात हैं, वही नुकसानात है जब हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में। तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब सबसे पहले आपने देख लिया फॉसिल फ्यूल्स में सल्फर प्रेजेंट है। अब सल्फर को तो बर्न नहीं किया जा रहा, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा है एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए बर्न किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ कि सल्फर जो इस फ्यूल में प्रेजेंट था, इट फॉर्म्स द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, उस फ्यूल के अंदर सल्फर प्रेजेंट था, जो मैंने आपको पहले बता दिया। फॉसिल फ्यूल, फ्यूल को अलहदा से सुनकर कंफ्यूज नहीं होना, फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर प्रेजेंट था स्टूडेंट सल्फर। अब ये सल्फर क्या हुआ कि जब इसकी बर्निंग हुई तो इसके ये सल्फर कन्वर्ट हो गया सल्फर के ऑक्साइड्स में। अब आपके माइंड में अगर मैं बर्निंग की बात करूं तो फौरी आ जाना चाहिए कि बर्निंग किस वजह से होती है। बर्निंग होती है हमेशा ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई थी, इस वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ जब सल्फर मिला ना स्टूडेंट्स, तो सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बना दिए। ईजी सी बात है कि सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन कौन से ऑक्साइड्स बने। ठीक है, कौन कौन से ऑक्साइड्स बने ये बात आपने याद रखनी है। आपके पास दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं जिसको हम ये SOX कह के रिप्रेजेंट करते हैं। एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही आपके पास सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। कब बने, जब बर्निंग का प्रोसेस हुआ, सल्फर को ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन के साथ सल्फर कंबाइन कर गया, उसने सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिए। ठीक है, इन दोनों के बनने के बाद अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इनके बनने के बाद अब आपको पता है ये पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट किस तरह है उसके बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट किस तरह से है कि ये जब कंबाइन करते हैं वाटर के साथ तो एसिड रेन बनाते हैं। अब एसिड रेन के कॉन्सेप्ट पे कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, अभी इसकी बात हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में करनी है, इसलिए अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो एसिड रेन होती है, इसका अगर आप लिटरल मीनिंग पे ही जाए ना कि इसका वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो ये वो बारिश है जो बहुत ज्यादा एसिडिक होगी। ठीक है, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में भी मैंने आपको इतनी सी डेफिनेशन बताई थी, इसकी डिटेल मैं आपको अभी से नहीं बता रही, क्योंकि अगला हमारा एक टॉपिक है एसिड रेन पे, वहां पे हम इसकी सारी की सारी डिटेल को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब आपके माइंड में इसको देख के जरूर क्वेश्चन आया होगा कि सल्फर के ऑक्साइड्स तो चले मिस आपने बता दिया बन गए, वाटर कहाँ से आया। तो वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं। बहुत माइन्यूट क्वांटिटी होती है लेकिन होते हैं।
इसी तरह से आपको याद होगा कि मैंने बताया भी था आपको कि आपके ट्रोपोस्फेयर में भी ये जो वाटर प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट किया करें ताकि आपको ये चीज़ें भूलें ना। ये आपके पास एक स्टोरी है कि फॉसिल फ्यूल्स की तरफ से सल्फर आ रहा है और सल्फर के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। अब आपको पता चला कि सल्फर के ऑक्साइड्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बर्निंग का प्रोसेस हुआ, जलाया गया, फॉसिल फ्यूल्स को जलाया क्यों गया था, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन सल्फर को मिल गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गए। ये बातें समझ में आ रही हैं। अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं सल्फर कंपाउंड्स के लिए, तो आपने याद रखना है कि सल्फर कंपाउंड्स के लिए जो फॉसिल फ्यूल्स की कंट्रीब्यूशन है वो 80% है। 80% आपके सल्फर कंपाउंड्स फॉसिल फ्यूल्स में से आते हैं। इसी वजह से आपने याद रखना है कि मेन कल्प्रिट यहाँ पे इस पॉल्यूटेंट का आपके पास फॉसिल फ्यूल ही है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को भूलना नहीं है क्योंकि हमने इतनी डिटेल में इसको डिस्कस किया। और फॉसिल फ्यूल तो आपको देखा ही होगा आपने कि आपके पास कार्बन के भी जो ऑक्साइड्स थे उनका भी सोर्स था। तो कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं ना उनको याद रखा करें और उनको हर जगह लिखा करें। इस तरह से क्या होता है, पेपर में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूलती नहीं है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स आपके पास कल्प्रिट बन गए। अब आपसे ये भी कोई पूछ ले कि फॉसिल फ्यूल में से कैसे बना, तो आपको पता लग गया कि क्योंकि बर्निंग का प्रोसेस होता है, बर्निंग में सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिलेगा। कैसे, यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगे ना स्टूडेंट्स, ये सल्फर है, इसके साथ आपका कंबाइन करेगा ऑक्सीजन और यहाँ पे बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये नहीं है कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पता होना एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को जरूरी है कि किस तरह से यहाँ पे ऑक्साइड्स बन रहे हैं। इसी तरह से क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आपके पास कंबाइन करती है मजीद ऑक्सीजन और वो इसको कन्वर्ट कर देती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बात की है, इसको आप बैलेंस खुद कर लें। लेकिन आपने ये समझ जाना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड में मजीद ऑक्सीजन आ गई, कंबाइन कर गई और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। ये बातें समझ में आ रही हैं। अब अगर आपके वैसे माइंड में क्वेश्चन आए कि इसको बैलेंस किस तरह से करना है, तो मैं आपको कर देती हूँ, हमेशा ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश पहले किया करें, लेकिन जब आप बैलेंस करेंगे यहाँ पे आप 2 लगा देंगे। देखिए 2 × 3 ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे सल्फर को बैलेंस करेंगे, इधर 2 सल्फर हैं तो रिएक्टेंट साइड पे भी 2 होने चाहिए, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। अब आप टोटल काउंट कर लें, ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड पे इधर 4 है, यहाँ 2 है, 4 + 2 = 6, और इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे भी 6 है। इक्वेशंस बैलेंस करनी आनी चाहिए कि क्योंकि हम हर नंबर ऑफ मोल का रट्टा नहीं मार सकते, उसकी क्रैमिंग नहीं कर सकते, इतनी इक्वेशंस हैं, हर नंबर ऑफ मोल हमें याद नहीं रह सकता। लेकिन अगर हमें बैलेंस करने का तरीका आता हो ना, तो हम अगर इक्वेशन हमें आती है, हम बड़े आराम से उसको पेपर में बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस इक्वेशन ना हो तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्योंकि एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन बैलेंस किस तरह करनी है। इसलिए प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको ये इक्वेशन बैलेंसिंग आए। अब हमने बात कर ली है सोर्सेज में, लेकिन सोर्सेज की अभी सारी बात नहीं हुई, सोर्सेज की कुछ बात रहती है। ठीक है, सोर्सेज को जब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सोर्सेज को। सबसे पहला पार्ट तो आपके पास यही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर आपसे पूछे कोई फॉसिल फ्यूल्स को, जी आप कहाँ किस तरह कैटेगराइज करते हैं, तो आपने बता देना कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये फॉसिल फ्यूल वाला काम हो रहा है। ह्यूमंस की ही माइंड में आया ना कि फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बन सकती है, ह्यूमंस ने सोचा कि अच्छा ठीक है फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बन सकती है, तो क्यों ना इसको बर्न किया जाए। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी है, ये कहाँ कहाँ यूज होगा, कंबस्शन का प्रोसेस है। जहाँ भी जलने की बात हो, याद रखें कंबस्शन कहते हैं केमिस्ट्री जुबान में जलने को। ठीक है, और इसके अलावा इंडस्ट्री में भी, क्योंकि ये प्रोसेसेस होते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। मकसद क्या था, मकसद ये था, कहीं पे भी आप फॉसिल फ्यूल की बात याद आए कि फॉसिल फ्यूल को क्यों बर्न किया जाता है, तो याद रखना मकसद ये है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो। लेकिन और इतने कंपाउंड्स बन जाते हैं जो कि आपके पास बना देते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो आपके पास एक तो सोर्स हो गया ह्यूमन एक्टिविटी, दूसरा सोर्स है स्टूडेंट्स आपके पास नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज है वो देख ले। सबसे पहले है बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ना बैक्टीरियल डिके को हमने ऑलरेडी बहुत दफ़ा पढ़ा है, लेकिन हमने कभी इस पर डिटेल में बात नहीं की। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि बैक्टीरियल डिके होता क्यों है और ये इसका क्या मतलब है। नाम से आपको पता लग रहा है बैक्टीरियल डिके का मतलब है बैक्टीरिया की वजह से डिके हो रहा है। ठीक है, डिके का क्या मतलब होता है, डीकम्पोज होना। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर जो आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो किसी काम का तो है नहीं, सॉइल के अंदर है, किस तरह से आया आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आएंगे, सॉइल के अंदर आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन अर्थ, उनके डिके से आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चले जाएंगे कुछ सॉइल के अंदर। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां पड़े तो नहीं रहेंगे, उनका भी कोई ना कोई यूज तो है एनवायरमेंट में, लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म में उनका कोई यूज नहीं होगा।
ये बात समझ में आ रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉइल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरह से किसी काम नहीं आ रहे। तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या है कि सॉइल के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, वो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डीकम्पोज कर देते हैं ताकि फिर से मजीद वो ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हों जो यूज़ हो सकते हैं। और कंपाउंड्स याद रखना आपका काम नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बैक्टीरियल डिके भी एनर्जी के लिए होता है, ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन हो, एनर्जी मिले। किसको मिलेगी एनर्जी? एक तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अलावा आपके सॉइल से जिस भी क्रॉप की ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं बैक्टीरियल डिके से जिनकी फिर ज़रूरत होती है। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर अगर वैसे ही पड़ा रहे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, और इस वजह से उसका डिके, उसका डीकम्पोजिशन ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है कि अल्लाह ताला का कितना अच्छा निज़ाम है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर या कोई भी चीज़ डीकम्पोज ना की जाए तो वो वहीं पड़ी रहे, वहीं पड़ी 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 वो बहुत बड़ा पाइल बना देगी जिसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अर्थ पे क्लियरेंस होती रहती है। अगली बात कर लेते हैं वोल्केनिक इरप्शंस की। तो वोल्केनिक इरप्शंस का आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होते हैं। वोल्केनो के अंदर से जो इरप्शंस, लावा निकलेगा, जो भी होगा वो आपको पता है, आग निकलती है, उसके अंदर से साथ साथ गैसेस निकलती हैं। ठीक है, थर्ड आपने याद रखना है फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स भी यही चीज़ है। फॉरेस्ट फायर भी ये क्या करती है, फॉरेस्ट फायर के फॉरेस्ट में आपने, फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है, जहाँ बहुत सारे जंगलात, बहुत सारे प्लांट्स होंगे आपके फॉरेस्ट के अंदर, और फॉरेस्ट के अंदर ये जो प्लांट्स मौजूद होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनको जब बर्न करेंगे तो जाहिर सी बात है इनके अंदर से भी आपके पास बर्निंग में ऑक्सीजन आ गई, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर भी वहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगी। फॉरेस्ट फायर पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि आपके फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से आते हैं, डेड प्लांट से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में ये बात की थी। तो ये सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली, अब जरूरी ये है जानना कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इफेक्ट्स हमारे पास दूसरी जरूरी चीज है। इफेक्ट्स क्या है स्टूडेंट्स? इफेक्ट्स में सबसे पहले याद रखना है, कोई भी पॉल्यूटेंट हो उसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि वो सांस के मसले देता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है, और कोई पेशेंट जो ऑलरेडी एजमा का पेशेंट है उसके साथ फिर क्या होगा, आप खुद सोचें कि वो ऐसी फिजा में सांस ले रहा है कि ऑलरेडी उसको सांस का मसला है, और फिर आपकी आबो हवा भी साफ नहीं है, तो फिर उसको कितना इशू होगा। तो आपने याद रखना है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मेजर प्रॉब्लम्स हैं इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्यों मेजर प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि ये चीज़ें हमारी फिजा के अंदर, हवा के अंदर है, जिसमें हम सांस लेते हैं, और हम जब सांस लेते हैं हम उन चीज़ों को क्योंकि इनहेल कर लेते हैं, इनहेल करने की वजह से फिर वो बॉडी के अंदर चली जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला प्रोड्यूस कर देती हैं। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। अब इसके थोड़े से हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इसको आपने एनवायरनमेंट में से रिमूव कैसे करना है और इसके और क्या क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और उसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, और वही चीज़ हम इधर भी कंटिन्यू करने लगे हैं। अब आप देख सकते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फ़र्क क्यों है, ये डिफरेंट क्यों है उससे जो हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड मैं चाह रही हूँ कि आप साथ साथ रिविजन होती रहे, आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मुश्किल ना लगे, क्योंकि ये मुश्किल है नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास इसमें रिटन चीज़ें इन्वॉल्व होती है ना, थियरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इस वजह से हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से अब हम क्या करेंगे, फिर से कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू जो मैं आपको सॉल्व कराने लगी हूँ वो ये है, वेवलेंथ ऑफ सनलाइट रेडिएशन इज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है आपने। वेवलेंथ ऑफ सनलाइट रेडिएशन कितनी होती है? तो वेवलेंथ स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपके पास शॉर्ट वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये आपको बात याद होगी, मैंने आपको बताया था कि जो सन रेज आती हैं, अर्थ पे पड़ती हैं, उनकी वेवलेंथ हमेशा शॉर्ट होती है। ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ होती है। उसके मुकाबले में जो वेवलेंथ वाले रेज आपके अर्थ से जाती हैं ना, अर्थ रेज जिनको हम कह सकते हैं यहाँ पे, अर्थ रेज वैसे कहना नहीं है, मैं आपको सिर्फ याद करवाने के लिए कह रही हूँ। अर्थ रेज का मतलब है वो रेडिएशन जो अर्थ से निकल रही हैं, ये हमेशा हमारे पास लार्ज वेवलेंथ वाली होती हैं। ठीक है, लार्ज वेवलेंथ वाली होती हैं। और स्मॉल वेवलेंथ की जो हमने बात की है, तो स्टूडेंट स्मॉल वेवलेंथ में हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होती है, आपको मैंने उसकी रीज़न बताई है कि सन से आ रहे हैं, इस वजह से इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि सन के अंदर बहुत एनर्जी है, तो जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं उनमें भी एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन आपकी जो अर्थ में से आ रही है उनके पास लेस एनर्जी है, वो उतनी एनर्जेटिक नहीं है जितनी सन रेडिएशंस है। ठीक है, ये बातें बहुत ईजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अब चलते हैं। मैंने आपको सही आंसर बता दिया कि स्मॉल वेवलेंथ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, विच इज सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ इज कन्वर्टेड इनटू। आपका अर्थ सोलर एनर्जी को करेगा एब्जॉर्ब और अब उसको कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सोलर एनर्जी के बारे में याद रखिए कि ये अर्थ पे, अब पता है स्टेटमेंट चेंज है, आपके पास कॉन्सेप्ट वही है। क्या कॉन्सेप्ट है भला? ये जो मैंने अभी आपको बताया कि सन रेज आपकी पड़ेंगी अर्थ के ऊपर, ठीक है, वो स्मॉल वेवलेंथ की होगी और अर्थ उनको कन्वर्ट कर देगा लार्ज वेवलेंथ में। तो सोलर एनर्जी का क्या मतलब है? सन रेडिएशंस हैं, वही रेडिएशंस हैं जिनकी हमने पहले बात की है। इसको हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं। सोलर का वर्ड यहाँ जहाँ पे भी आप पढ़े ना, आपने याद रखने सोलर का वर्ड आपके सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी की बात हमने ऐसे कर लेनी है और सोलर एनर्जी के अब देखने कि हमने कन्वर्जन किस में होती है। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी में ये कन्वर्जन होती है। मैं आपको डिफरेंट कलर से लिख के दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। हीट एनर्जी में कन्वर्जन होती है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाई नॉट लाइट एनर्जी? तो देखिए लाइट एनर्जी में यहाँ कन्वर्जन नहीं होगी। लाइट तो ऑलरेडी आ रही है ना सन की तरफ से, उसको कन्वर्ट करने की बात नहीं हो रही। बात यहाँ ये हो रही है कि जो रेडिएशंस आपके अर्थ पे पड़ रही हैं, जो आपके पास यूवी रेडिएशंस हैं जिस तरह, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं। तो वो स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो रही हैं आपके पास हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से आपके अर्थ में से उसको एब्जॉर्ब करने के बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं और ये इन सब के एब्जॉर्प्शन की वजह से आपके पास अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास सोलर एनर्जी मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है, जब उसको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है इंफ्रारेड रेडिएशंस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस आपकी अर्थ पे हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं। ये बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको किस तरह फ्लो चार्ट बना के दिखाया था कि 50% एनर्जी वो है जो आपके अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लेनी है और 50% वो है जो रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में चली जाएगी। ये बातें याद है ना? तो आपने याद रखना है कि कितनी आपका अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है। आपका अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है 50% एनर्जी को। स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि आपने सन रेज को 100% सन रेज है ना, उनको कन्वर्ट कर देना है, डिवाइड कर देना है आपने 50% ऐसी रेज में जो कि आपके पास अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लेनी है। ठीक है, अर्थ की एब्जॉर्प्शन अर्थ में हो गई, इनकी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके अलावा आपने 50% वो ले लेनी है जो कि यहाँ पे आपके पास दो तरह से डिवाइड होंगी। ठीक है, एक उनकी डिवीजन हो जाएगी 32% रेज कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी उनकी डिवीजन हो जाएगी आपके पास 18% की बेस पे। ठीक है, ये फ्लो चार्ट मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया है, इस वजह से आई होप आपको याद होगा। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पे। 32% स्टूडेंट्स वो वेव हमारे पास सन रेज हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में जाएंगी, जो कि स्टूडेंट्स आप सबने समझना है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। 32% वो हैं जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखेंगी और 18% वो हैं जिनको एटमॉस्फेरिक गैसेज एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो ये भी 18% भी एब्जॉर्प्शन में जा रही हैं लेकिन एटमॉस्फेरिक गैसेज की तरफ, बाकी 50% भी एब्जॉर्प्शन में जा रही हैं लेकिन अर्थ की तरफ। सिर्फ 32% हैं जो रिफ्लेक्शन की तरफ जा रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? इसको समझना है, भूलना नहीं है, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर हम उन क्वेश्चंस को अभी इग्नोर करेंगे तो हमें आगे ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि हाउ मच एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा? पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस देखने से ना, मैं ऑप्शंस को डिस्कस इसलिए करना चाह रही हूँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की, कि हर न्यूमेरिकल वैल्यू देख के आपके माइंड में इमेज बन जाना चाहिए कि वो किसके बारे में है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास 32% का। 32% से आपको पता है कि 32% का मतलब है वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये चली जाएंगी रिफ्लेक्शन में, इसका मतलब है ये हमारे पास सही आंसर नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 23%। 23% के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस या आपकी बुक या केमिस्ट्री से रिलेटेड भी नहीं होती, वो बस एज एन ऑप्शन डाली जाती है, इस वजह से आपने उनको सीरियसली लेना होता। फिर आपके पास 50% है, तो 50% स्टूडेंट्स आपको पता है कि 50% या तो आप बात करें अर्थ के एब्जॉर्प्शन में, नहीं तो आप इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते 50%, क्योंकि अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो उधर जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप इनकी भी बात नहीं कर सकते एब्जॉर्प्शन बाय अर्थ। मैं आपके लिए डिटेल इससे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आ जाएं। आखिरी हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है 6%। तो स्टूडेंट्स आपको पता है 6% ही हमारा करेक्ट आंसर है। 6% वो हैं जो अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर देनी है। ठीक है,
ये आपको समझ में आ रहा है? 6% अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर देनी, ये 32% के अंदर डिवीजन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझाई जा चुकी हैं। आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि एमसीक्यूज़ को पेपर में किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से हमने इसको देखा है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम इज़। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन वो गैस है जिसकी क्वांटिटी या अमाउंट कह लें सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है? कितनी होगी? इसकी अमाउंट होगी 78.09%। ये बात समझ में आ रही है? 78.09% आपके पास नाइट्रोजन की अमाउंट है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि आपको मैं क्यों बार बार बाकी ऑप्शंस देखती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो कि किसी भी ऑप्शन को कभी भी इग्नोर नहीं करना, पढ़ना ज़रूर है एक दफ़ा हर ऑप्शन को कि क्या दिया हुआ है, ठीक है? बाकी ऑप्शंस में स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड ऑप्शन है 20.94%। 20.94% आप सबको पता है कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन दी एटमॉस्फेयर जो कि है ऑक्सीजन, उसकी परसेंटेज है। थर्ड ऑप्शन आपके पास 0.03% है। 0.03% भी आप सबको पता है कि किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। फोर्थ ऑप्शन है 0.93%। 0.93% स्टूडेंट्स आपके पास आर्गॉन की होती है। इस वजह से आपने याद रखना है इन परसेंटेजेस को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को साथ साथ देखेंगे, साथ साथ याद रखेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा आसान होगा कि आपको पेपर में भी ये याद रहे। हर न्यूमेरिकल वैल्यू देख के उसको जब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जैसे जैसे, तो हर न्यूमेरिकल वैल्यू देख के साथ साथ सोचा करें कि वो किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है? आपको इसके इस तरह से भूलेगा नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अबाउट 99% एटमॉस्फेयर मास लाइज विद इन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 99% मास आपका कितने एरिया के अंदर होता है? तो ये मैंने आपको बताया भी था, ये 30 किलोमीटर्स के अंदर होता है, ठीक है? 30 किलोमीटर्स के अंदर अंदर आपका 99% बाय वॉल्यूम अर्थ होता है एटमॉस्फेयर का। बाकी इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो आपने याद रखनी है, और वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि बाकी जो 75% है वो 11 किलोमीटर्स के अंदर होता है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? ये परसेंटेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं। इनको बार बार एमसीक्यू में आपको क्यों कराया जा रहा है? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, तो स्टूडेंट्स आपके पास एक ही तरह का कॉन्सेप्ट, एक ही तरह का एमसीक्यू डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है, ठीक है? आपकी स्टेटमेंट हर दफ़ा चेंज हो सकती है, ऑप्शंस लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, इसलिए हर तरीका आपको बताया जा रहा है ताकि पेपर में आपको ये लिखते वक्त कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जो है, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ स्फीयर्स। अब एटमॉस्फेयर में कितने स्फीयर्स मौजूद हैं उसकी बात हो रही है। तो स्फीयर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? आप सबको पता है स्फीयर का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के कितने सिस्टम या स्फीयर है, तो अर्थ के भी 4 हैं, वैसे तो एटमॉस्फेयर के भी 4 हैं, लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। एटमॉस्फेयर की जब बात हो रही है तो आपसे स्फीयर का मतलब है कि लेयर्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? स्फीयर्स का मतलब है कि लेयर्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? अब स्फीयर का मतलब जो होता है ना, लिटरल मीनिंग तो ये है कि किसी एरिया की बात हो रही है। स्फीयर क्या होता है? ओवल शेप होती है ना, ओवल राउंड शेप को हम कह देते हैं स्फीयर। तो उस तरह की ये वही स्फीयर का वर्ड है, कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है, उसकी बात हो रही है। और ये किस तरह बात हो रही है कि आपके एटमॉस्फेयर में कितनी राउंड शेप्स है, मतलब कितनी लेयर्स हैं, ठीक है? अब सिंपल वर्ड्स में आपको इससे बता रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भूले ना, ठीक है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन, आप सबको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में 4 स्फीयर या 4 लेयर्स मौजूद हैं। ये इसी तरह से पेपर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? या तो स्फीयर की जगह लेयर्स लिखा होगा या लेयर्स की जगह स्फीयर लिखा होगा। आपने बस देख के पहचानना है कि क्या बात हो रही है कहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू -58 डिग्री सेल्सियस रेगुलरली इन द लोअर लेयर एक्सटेंडिंग अप टू किलोमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुनने वाली बात है। उन्होंने हमें जो टेम्परेचर का डिक्रीज बताया ना, वो बता दिया कि 17 डिग्री सेल्सियस से आपके पास -58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, ठीक है? -58 डिग्री सेल्सियस तक आपके पास जो टेम्परेचर का चेंज है, उसके बारे में उन्होंने आपसे पूछा है कि ये कौन सी लेयर में है। और वो जिस लेयर के बारे में पूछ रहे हैं ना, उसके बारे में भला क्या पूछ रहे हैं आपसे? वो ये पूछ रहे हैं कि ये लेयर कितने किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होती है, ये कौन सी लेयर है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करें। आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, उन्होंने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है लोएस्ट लेयर। लोएस्ट लेयर कौन सी है? लोएस्ट का मतलब है अर्थ से तो बाहर है, लेकिन सबसे नीचे कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर है सबसे निचली लेयर, ठीक है? तो अब जरा सोचें कि ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस स्टूडेंट्स एक्सटेंड करता है 12 किलोमीटर्स तक। ये बात समझ में आ रही है आपको कि किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किए? स्टेटमेंट को समझा करें। स्टेटमेंट क्या है? टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 17 टू -58 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज की बात हो रही है। आगे क्या है? रेगुलरली इन द लोएस्ट लेयर की बात हो रही है और टेम्परेचर डिक्रीज की बात हो रही है। तो लोएस्ट लेयर में आगे बस लो लेयर्स जो है ना, उनमें स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, लेकिन लोएस्ट का मतलब है सबसे निचली लेयर।
तो लोएस्ट का मतलब ये इंग्लिश के मुताबिक सुपरलेटिव फॉर्म है, जिसमें कहते हैं कि आपके पास जिस चीज़ की बात हो रही है उससे नीचे अब कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, लोएस्ट में। तो लोएस्ट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। आपको पता है ट्रोपोस्फेयर से नीचे कोई लेयर नहीं है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि इट इज़ एक्सटेंडिंग अप टू किलोमीटर्स। उसके किलोमीटर्स बताने हैं, आप सबको पता है ये 0 से 12 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। और 0 से 12 किलोमीटर्स अगर हमारे पास ऑप्शन होती तो वो भी करेक्ट होती, ठीक है। तो ये आप सबने याद रखना है। बाकी ऑप्शन देख लें 13, 14, 15। तो आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 12 किलोमीटर से शुरू हो जाता है ना, तो उसके अंदर 13, 14, 15 किलोमीटर्स वाली ऑप्शंस आती हैं। यहाँ पे आपकी जो बात है वो यहीं पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए ना। इस तरह से मैंने पिछले कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं ताकि आपकी साथ साथ रिविजन हो। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, इसी तरह आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहें। आप यकीन करें कि आप जब इस चैप्टर को मेरे साथ ख़त्म करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं जल्दी, क्योंकि आपके माइंड में ये बैठती जा रही हैं साथ साथ। इसीलिए मैं जैसे करा रही हूँ उसको वैसे करते जाएं, प्रैक्टिस ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, अब मैं आपको बहुत कम एक टाइम पे बता रही हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये कॉन्सेप्ट्स बहुत मुश्किल हैं, लेकिन चीज़ें बहुत आसान हैं अगर हमें उन्हें रिवाइज करने का और पढ़ने का तरीका आता हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आसान अल्फाज में आपको सारी की सारी चीज़ें समझाई जाएँ, ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल ना लगे। साथ ही साथ मैंने जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे भी जाएंगे। अभी आप इनको रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।